जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम सचिन और हार्दिक स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेहनत कर हम सबके चैनल पे। और आज अपन लोगों को क्या पढ़ना है, मराठा एम्पायर। हमने लास्ट क्लासेस में शुरू कर दिया था और हमने लास्ट क्लासेस में शिवाजी के बारे में समझा कि कैसे कैसे उन्होंने औरंगजेब से बढ़ चढ़ के पंगे लिए। और उससे पहले हमने थोड़ी जादव राव की भूमिका को भी समझा था और जादव राव की भूमिका के साथ साथ शाहजी भोसले को समझा था। आज हमें उससे आगे पढ़ना शुरू करना है। तो हम पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं एक बार, तब हम आगे मराठाओं को पढ़ना शुरू करेंगे। चलो, हम जानते हैं जिस समय लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मुगल सल्तनत की गद्दी पर जहांगीर बैठा था, उस समय उनके दरबार में गए थे मराठा सरदार जादव राव। कौन गए थे जी? जादव राव। और जादव राव कुछ पॉलिटिकल कारण से जहांगीर के दरबार को छोड़कर ये बाद में शिफ्ट हो गए थे निजाम शाह के पास। किसके पास? निजाम शाह के पास। लेकिन निजामों को लगा कि जादव राव हमारे सामने हमारे साथ आकर के कुछ छल कपट करना चाहता है, क्योंकि पहले वो रहा करता था जहांगीर के दरबार में और अब हमारे पास आके वो हमारा भरोसा जीतना चाहता है और मुगलों द्वारा उसको सिखा के भेजा गया है और वो हमारे पतन के लिए आया है। इसलिए निजाम शाह छल कपट से जादव राय की मृत्यु करा देते हैं। इन्हीं जादव राव के दामाद थे कौन? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, क्योंकि शाहजी भोसले के ससुर की, जादव राव की निजामों की मृत्यु करा देते हैं, तो शाहजी भोसले को बदला लेना होता है निजामों से। इसलिए शाहजी भोसले जाके किसको ज्वाइन कर लेते हैं? मुगलों को। और जिस समय शाहजी भोसले मराठा के सरदार प्रमुख बनते हैं, उस समय मुगलों की गद्दी पर आ जाता है शाहजहां। शाहजहां शाहजी भोसले का बड़ा स्वागत करता है। शाहजहां समझता था कि दक्षिण भारत में मराठाओं का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। हम पहले से पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत बड़ा इनके लिए समस्या का सबब था, तो इसलिए ये जानते थे कि मराठे जिसकी साइड होंगे उसका पलड़ा भारी होगा। तो शाहजहां ने बिना देरी किए शाहजी को अपना मनसब बनाया और 5000 का मनसब दिया। कितने हजार का मनसब दिया जी? 5000 का। और 5000 का मनसब देने के साथ साथ पुणे की जागीर इनको दे दी थी। ये बात है 1629 की। 1629 की। लेकिन इसके जस्ट 3 साल बाद 1632 में शाहजहां एक गलती कर देता है। उसको लगने लगता है कि दक्षिण भारत में शाहजी भोसले से ज्यादा अच्छा उसके लिए काम करेगा फतेह खान। इसलिए जो सम्मान उसने शाहजी भोसले को दिया होता है वो शाहजी भोसले सम्मान ले लेता है और वो सारा सम्मान किसको दे देता है? फतेह खान को। इस बात से शाहजी बहुत उनको बुरा लगता है कि यार इसने मेरे सम्मान के साथ खेला है। इसलिए वो शाहजहां से क्या कर लेते हैं जी? संधि को पूरी तरह मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और मुगल छोड़ के वो फिर चले जाते हैं बीजापुर। कहां चले जाते हैं? बीजापुर। और जिस समय बीजापुर जा रहे होते हैं उस समय शाहजी भोसले जो पुणे की जागीर होती है वो अपनी एक बीवी, एक रानी जीजाबाई को देके चले जाते हैं। और इन्हीं जीजाबाई का बेटा कौन होते हैं? शिवाजी। ठीक है। इसके बाद ये चले जाते हैं बीजापुर। बीजापुर में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते हैं और मुगलों को वहां से भगाते हैं। ठीक है। इतने इधर शिवाजी पुणे में धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब शिवाजी के बारे में हमने फिर इसके बाद पढ़ना शुरू किया था। शिवाजी के बारे में हमने पढ़ा, इनका जन्म हुआ था 1630 को। कहां पर हुआ था? पुणे में। पुणे में भी एग्जैक्ट जगह क्या थी? शिवनेर। ठीक है। इनके पिताजी का नाम हमने पढ़ लिया, शाहजी भोसले। माताजी थी इनकी जीजाबाई। इनके दादा, इनके गुरु भी थे, इनके दादाजी भी थे जिनका नाम था कोणदेव। दूसरे इनके धार्मिक गुरु थे गुरु रामदास। जब ये 17-18 साल के थे, 17-18 साल, तो आप लगा लो 1648 होगा 18 साल, तो इस समय इन्होंने पुणे के आसपास के छोटे छोटे किले को जीतना शुरू किया, जिसमें से प्रमुख किला था राजगढ़ का किला, कोंडाना का किला, राजसमंद किला। राजसमंद कह रहा हूं, तोरण का किला। तोरणा लिखा रहता है वैसे इसको, लेकिन तोरण का किला। ये 3 प्रमुख किले जो उस समय पुणे के आसपास पड़ते थे, शिवाजी ने इनको जीत लिया। स्कूल मात्र 18 साल की उम्र में। लेकिन इनका जो जीवन परिवर्तन हुआ, जहां पर थोड़ा सा ये नेम एंड फेम इनको मिला, ये तब जब इन्होंने 1956 में जावली वाला एरिया पूरा जीता। जब इन्होंने पूरे जावली वाला पूरा एरिया जीत लिया और बाकी के अपने ही मराठी सरदारों को हरा के उनसे सारी धन संपत्ति उनकी लूट ली,
तब 1656 में शिवाजी ने थोड़ी प्रसिद्धि पाई, और इसी प्रसिद्धि का ध्यान में रखते हुए जब इन्होंने पूरा जावली जीत लिया, इन पे धन दौलत बहुत हो गई थी, तो इन्होंने बाकी दक्षिण भारत में जाके परेशान करना शुरू किया लोगों को। शिवाजी ने लूटमार करी, और लूटमार करने के साथ धन को लूट के लाते थे। जब वे धन को लगातार लूट के लाते रहे तो 1659 में बीजापुर के राजा ने अपना प्रमुख सेनापति अफजल खान को भेजा और जाके बोला कि ये कौन मराठा सरदार है जो इधर उधर लूटपाट कर रहा है। पता चला कोई शिवाजी है, तो शिवाजी से लड़ने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान की आंतें बाहर निकाल ली थी, हमने पढ़ा था। और उसके बाद जब इनकी आंतें बाहर निकाल दी गई तो उधर औरंगजेब भी इन सारी चीजों को देख रहा था, और औरंगजेब इसको इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने 1662 में अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने आके पूरा पुणे का किला घेर लिया था, लेकिन शाइस्ता खान के साथ उसने जसवंत सिंह को भी भेजा था, और जसवंत सिंह शिवाजी के साथ आके संधि कर लेता है, और घपलेबाजी से बहुत सारी मुगल ड्रेस अपने शिवाजी को देके वो क्या कर देता है जी, शाइस्ता खान पर हमला करवा देता है। इस हमले में शाइस्ता खान का शिवाजी अंगूठा काट देते हैं और साथ में इसके बेटे को मार देते हैं। ये डर के मारे दक्षिण भारत छोड़ के भाग जाता है। जब ये बात औरंगजेब को पता चली थी कि भाई शाइस्ता खान डर के भाग के आ गया, तो औरंगजेब इससे मिला तक नहीं और इसको बंगाल भेज दिया, भाग यहां से, तू किसी काम का नहीं है। और फिर जब शिवाजी को लगता है कि ले औरंगजेब का मैंने मामा को डरा के भगा दिया और औरंगजेब कुछ नहीं कर पा रहा, तो औरंगजेब का और ज्यादा पारा चढ़ाने के लिए शिवाजी 1664 में सूरत लूट लेते हैं। ये सूरत वो बिंदु होता है जहां पर मुगलों का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। मुगलों के जितने भी अरबी घोड़े आया करते थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जिसका भी व्यापार हुआ करता था वो सारा सूरत के बंदरगाह से हुआ करता था। बहुत ही धनी बंदरगाह था वो, उसको जाके लूट लेते हैं शिवाजी। जब 1664 में शिवाजी ने सूरत लूटा, तब इस चीज को औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1665 में उसने शिवाजी को हराने के लिए जय सिंह को भेजा। किसको भेजा? जय सिंह को। जय सिंह के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था, बड़े प्रतापी थे। जय सिंह जाता है, जाने के बाद ये पुरंदर के किले को घेर लेता है, फिर समझौते में एक संधि करता है, 1665 पुरंदर की संधि। शिवाजी उस संधि में कुछ शर्तें रखते हैं। जय सिंह बोलता है कि 35 में से 23 किले आप दोगे मुगल साम्राज्य को, 12 किले जो आपके पास रहेंगे वो इस कीमत पर रहेंगे कि आप औरंगजेब के खिलाफ कभी कोई बगावत नहीं छेड़ेंगे। यदि आपने औरंगजेब के खिलाफ कोई बगावत करी तो वो 12 किले भी आपसे छीन लिए जाएंगे, और इस पर शिवाजी सहमत हो जाते हैं। उधर से शिवाजी भी एक हल्की सी बात अपनी रखते हैं कि एक तो मैं औरंगजेब के सामने अपनी पेशी नहीं दूंगा, और दूसरा किलों को छोड़ के बाकी जो दक्षिण भारत के एरिया को मैंने जीता है वो मेरे पास रहेंगे। जय सिंह इस पे तैयार हो जाता है, और जय सिंह की इसकी शिवाजी की तरफ से उनका बेटा संभाजी को भेजा जाता है औरंगजेब के दरबार में, जिन्हें 5000 का मनसब दे दिया जाता है, और शिवाजी अपने मराठों में रह जाते हैं। लेकिन 1665 में जय सिंह के कहने पर शिवाजी बीजापुर पर आक्रमण करते हैं। इसमें लगता था जय सिंह को कि शिवाजी जीत जाएंगे, लेकिन शिवाजी उसमें हार जाते हैं। जब बीजापुर में ये जय सिंह और शिवाजी हार जाते हैं, तो जय सिंह वहां पर, क्योंकि रणनीतिक रूप से बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे, बड़े मंजे हुए सेनापति थे, तो इनके मन में ख्याल आया कि अगर शिवाजी को जाके औरंगजेब से मिलाया जाए और दोनों अगर ये आपस में गठबंधन कर लें तो दक्षिण भारत पर मुगल बड़ी आसानी से अपना कब्जा कर लेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत बहुत लंबे समय से मुगलों के लिए समस्या का कारण बनी हुई थी, और शिवाजी जैसा महान मराठा सरदार अगर मुगलों के साथ मिल जाता है तो उनकी समस्या हल होने में बड़ी आसानी होगी। तो 1665 में आगरा में बैठा था जी औरंगजेब, तो औरंगजेब के सामने जब जय सिंह शिवाजी को लेके गया तो औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया था। इस अपमान को शिवाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो इसके खिलाफ बोल उठे, और जब बोल उठे थे तो औरंगजेब ने क्रोधित होकर के शिवाजी को जयपुरी महल में गिरफ्तार करवा दिया था। इतना हम लास्ट के लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब आज हमें उससे आगे पढ़ना है। इतना हम लास्ट के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। अब देखो 1666 में पढ़ते हैं। 1666 में इनको कहां बंद करके रखा गया था? जयपुरी महल, आगरा में पड़ता है। एक महल था जिसका नाम जयपुरी महल था, ठीक है। यहां से शिवाजी भाग के आ जाते हैं, और भाग के आने के बाद 2.5-3 साल बिल्कुल एरोप्लेन मोड पे रहते हैं, बिल्कुल साइलेंट मोड पे, कोई हुड़दंगबाजी नहीं करते, कोई हल्ला नहीं मचाते। धीरे धीरे पहले वो अपना साम्राज्य जो आसपास का चला गया था उसको वापस लेके आते हैं, मुगलों से पंगा नहीं लेते। लेकिन जब करते 1670 आ जाता है तो शिवाजी को लगता है कि मैं अब दोबारा फिर मजबूत स्थिति में हूं, और अब मैं इतना मजबूत हो चुका हूं कि मैं अब औरंगजेब से चला के पंगे ले सकता हूं।
तो शिवाजी 1670 में फिर दोबारा सूरत को लूट लेते हैं। औरंगजेब के काल में शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, और ये सूरत ऐसा प्रमुख बंदरगाह था मुगलों का जहां से उनका सबसे ज्यादा व्यापार हुआ करता था। और 1670 में उन्होंने सूरत को लूटा, और उसके बाद तो शिवाजी बढ़ते ही चले गए। पन्हाला का किला, पुरंदर का किला, जितने भी किले औरंगजेब ने शिवाजी से आगे छीन लिए थे, सारे किलों को इन्होंने वापस ले लिया। पुरंदर का किला वापस ले लिया, और फाइनली जब औरंगजेब ने देख लिया कि भाई शिवाजी को काबू दे पाना मुश्किल है, तब 1675 में, कब जी? 1675 में, या इसमें देखो 76 भी लिखा रहता है, 1676 लिख लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 76 ही है तो 1676 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। क्या कराया? राज्याभिषेक। क्योंकि अब तक शिवाजी की दक्षिण भारत में इतनी पकड़ हो चुकी थी कि जितने भी नीचे निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही थे, इनके जो प्रमुख राजा थे, अब शिवाजी भी लगभग उनसे बराबर आ चुके थे। लोगों को विश्वास हो चुका था कि हाँ, हमारे पास अब एक ऐसा मराठा सरदार है जिसने जाके चढ़ चढ़ के पंगे लिए मुगल सरदारों से, और सिर्फ पंगे ही नहीं लिए, बकायदा उनको हरा के भी आया है। मुगल के बीच में से, जेल में से बीच में सबके सामने भाग के आ गए थे, तो वाकई में ये बड़े ही वीर राजा थे। तो 1676 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया, और अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र छत्रपति घोषित किया। क्या घोषित किया जी? छत्रपति। ठीक है, तो सबसे पहले 1676 में इन्हें छत्रपति घोषित किया गया था, और इनका राज्याभिषेक करवाया गया था उस समय के सबसे श्रेष्ठ पंडित गंगा भट्ट। किसने कराया था जी? गंगा भट्ट। आज भी आप देखेंगे ना, जितने भी हमारे भारत के बड़े बड़े लोग हैं, वो बनारस से पंडितों को ढूंढ के लाते हैं जब हवन वगैरह कराते हैं, कोई धार्मिक काम कराते हैं। आपने मोदी जी वगैरह को भी देखा होगा, आए दिन जब इधर उधर पंडितों के साथ घूमते हैं ना, तो जो सबसे श्रेष्ठ पंडित जो मिलते हैं वो बनारस से लिए जाते हैं। तो शिवाजी का भी राज्याभिषेक कराया था बनारस के पंडित गंगा भट्ट ने 1676 में, और 1676 में शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति बोला। ठीक है जी, और उनका राज्याभिषेक किसने कराया था? गंगा भट्ट ने। ये कई बार पूछा जाता है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन 2 नंबर आपके कटवा देगी, 1 नंबर आपका कटवा देगी अगर आपको याद नहीं होगा। तो 1676 में, अब देखो, जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक करा लिया गंगा भट्ट नाम से, गंगा भट्ट इन्होंने, जो इनके पुरोहित थे, उन्होंने इनका राज्याभिषेक करवाया। अब शिवाजी पूरे भारत में जानी मानी हस्ती बन चुके थे। जो हिंदू साम्राज्य के लोग, हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के जो फेवर में जो लोग थे, वो अब शिवाजी के साथ आने लगे। कारण क्या था? इन दिनों औरंगजेब हिंदू जो धर्म था उसके विपरीत बहुत बड़ी बड़ी नीतियां बना रहा था, मंदिरें तोड़ रहा है, जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े राजा हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। तो हिंदू लोग अब औरंगजेब से परेशान हो चुके थे, और ऐसे में हिंदुओं का मसीहा बन के उभरे शिवाजी। तो सारी जनता ने शिवाजी को अपना कहीं ना कहीं छत्रपति सरदार माना और शिवाजी का साथ दिया। अब हमारे सामने एक सवाल आना चाहिए कि मुगलों की कई लाख की आर्मी, दक्षिण भारत में निजाम शाहों की, आदिल शाहों की, कुतुब शाही की, गोलकुंडा की कई कई हजार की आर्मी, और मराठा साम्राज्य छोटा सा, इनकी आर्मी छोटी, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने बड़े लेवल पे इतने सारे युद्ध जीत कैसे लिए? इसका एक कारण है, क्योंकि इनके लड़ने की एक अलग टेक्निक हुआ करती थी, जिसको हम बोल देते हैं गोरिल्ला युद्ध पद्धति। अब उस गोरिल्ला पद्धति को आप समझे कि वो क्या होता है। डस्टर कहां है? ये रहा, रुको। चलो, अब अपने को ये समझना पड़ेगा ना कि भाई देखो, शिवाजी के पास मुश्किल से मुश्किल 20-50 हजार की आर्मी थी, मुगलों के पास तो लाखों की आर्मी थी ना, लेकिन फिर भी शिवाजी ने कैसे मुगलों को घुटने पर टेक दिया अपने सामने? जब तक वो रहे, औरंगजेब को उन्होंने नाक में दम रखा। उसका कारण क्या था? इनके लड़ने की टेक्निक थी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। देखो, शिवाजी ने इस गुरिल्ला टेक्निक से युद्ध लड़ने की जो टेक्निक सीखी थी, ये कहीं ना कहीं इससे पहले दक्षिण भारत में इस व्यवस्था का इस्तेमाल करता था मलिक अंबर। और मलिक अंबर से पहले अगर गुरिल्ला पद्धति का किसी ने इस्तेमाल किया है तो वो थे महाराणा प्रताप। ठीक है, और महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे, और शिवाजी साक्षात बोलते थे कि मैं सिसोदिया ही हूं, क्योंकि अगर आप राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे वहां पर एक महाराणा हुए मेवाड़ के, जिनका नाम था महाराणा लाखा सिंह। उन महाराणा लाखा सिंह को एक लड़की पसंद आ गई थी,
और उस लड़की से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन वो बूंदी की रानी थी। उस बूंदी की रानी ने एक शर्त रख दी थी कि मैं तुमसे विवाह जब ही करूंगी जब तुम राजा अपने बेटे को नहीं मेरे बेटे को बनाओगे। तो जो महाराणा लाखा का बेटा था उसका नाम था चुंडा। चुंडा ने बोला कि अगर मेरा बाप चाहता है कि मैं राजा ना बनूं तो आने वाले समय से अगली बार से मैं राजा नहीं बनूंगा। महाराणा लाखा मेरे पिताजी की डेथ के बाद या मेरे पिताजी अपने जीवन काल में ही अगला महाराणा घोषित, अगर जो मैं जिससे शादी कर रहे हैं एक दूसरी बूंदी की रानी से, अगर उसके बेटे को अगला महाराणा बनाना चाहते हैं तो मैं बनने के लिए तो कोई बात नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बना दे, मैं ऐसी जीवन जी लूंगा। ठीक है जी। लेकिन तो चुंडा तो मान गए, लेकिन चुंडा के जो बड़े भाई थे उनको बड़ा ये लगा कि यार मेरे पापा के बाद राजा तो मैं बनना चाहिए, ये छोटा सा बच्चा कैसे बन जाएगा। तो वो नाराज होके पूरा मेवाड़ वाला एरिया छोड़ के गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में आ गए थे और उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। तो राजपूत के जो मेवाड़ के राजपूत थे, महाराणा थे, और जो मराठा के इसके महाराष्ट्र के जो मराठे थे ये सेम वंशज के थे, इसलिए दोनों अपने आप को सिसोदिया बोलते थे। आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप, समर सिंह, अमर सिंह वगैरह को, तो आप देखेंगे वो सब सिसोदिया थे। और इधर ये इन्होंने बार बार शिवाजी ने बोला कि मैं सिसोदिया हूं, क्यों? क्योंकि इनका भी मेवाड़ के उससे लिंक था। ठीक है जी। तो वहां से इन्होंने गुरिल्ला पदयुद्धि को समझा था। अब इसमें देखिए गुरिल्ला पदयुद्धि को लड़ते कैसे। ये मान के चलिए दुश्मन की आर्मी आपकी इधर सामने खड़ी है, ठीक है, ये पूरी आर्मी उनके सामने दुश्मन की खड़ी है और वो इधर से आपको अटैक करेगी। शिवाजी कभी भी खुले मैदानों में युद्ध नहीं लड़ते थे, क्योंकि खुले मैदानों में, बिल्कुल सपाट मैदान में, अगर आप समतल मैदान प्लेन ग्राउंड में अगर आप युद्ध लड़ेंगे तो दूर दूर तक का यूं ही देख लिया जाएगा। हमेशा शिवाजी युद्ध लड़ते थे पहाड़ों में, इसलिए इनको पहाड़ी चूहा बोला जाता था। ये हमेशा पहाड़ों में युद्ध लड़ते थे। इस युद्ध में लड़ते कि सामने की मुगलों की सेना को पहाड़ में लड़ने का बिल्कुल तजुर्बा था ही नहीं, वो अपनी पूरी आर्मी एक साथ लेके आते थे। शिवाजी क्या करते थे, अपनी कुछ आर्मी को पहाड़ों के पीछे कहीं कहीं बिठा दिया, जो मजे हुए सारे जितनी भी आर्मी है उनको छुपा दिया, पीछे छुपी है, कुछ अपनी आर्मी के 20% लोगों को लड़ने भेज दिया। अब देखो शिवाजी की मेन आर्मी बैठी है पीछे, कुछ 20% आर्मी को लड़ने भेज दिया है, और इधर से मुगलों की पूरी आर्मी आ रही है। ठीक है, इनको लगता था कि अरे ले बस इतनी सी आर्मी है इनकी, ये इनको देख के भागते थे इनके पीछे मारने, और जैसे ये आर्मी इनकी तरफ बढ़ती थी ये भागते 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 पीछे आते थे, जैसे जैसे ये पीछे हटते थे ये आगे बढ़ते थे। अब जैसे ये पीछे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ये तो यहां से निकल जाया करते थे, निकल गए, ये भाग रहे इनके पीछे, और ये पीछे से आके इन पर अटैक कर दिया करती थी। इसको बोलते थे गुरिल्ला युद्ध पद्धति, कि दुश्मन छापामार युद्ध। इसको साथ में हम क्या बोल सकते हैं, छापामार युद्ध। क्या बोल सकते हैं जी, छापामार युद्ध। एकदम से छापा मार दिया करते थे जी सामने वाले पे। अब देखो ये आर्मी तो इस रास्ते से इनके पीछे भाग रही है, ये छुपे हुए बैठे हैं, छुपे हुए बैठे हैं, ये पीछे से आते थे और बहुत ही तीव्र गति से अपनी दुश्मनी सेना पर आक्रमण कर दिया करते थे। दुश्मनी सेना को पता ही नहीं था कि इनकी लड़ने की ये टेक्निक होती है। इसको बोलते थे गुरिल्ला पदयुद्धि। ठीक है जी। इसका भरपूर इस्तेमाल किया था कभी मलिक अंबर ने, उससे पहले महाराणा प्रताप ने, और शिवाजी ने तो इसका दबा के इस्तेमाल किया। यही युद्ध की ऐसी टेक्निक थी। ये प्लेन ग्राउंड में चली नहीं पाएगी। आप प्लेन ग्राउंड में किसे कहां छिपाएंगे, प्लेन ग्राउंड में किसी को छिपाएंगे पकड़ा जाएगा, लेकिन पहाड़ों पे बहुत सारी छुपने की जगह होती है, तो वहां पर आसानी से इस युद्ध से शिवाजी जीता करते थे। ठीक है, तो देखो जी बहुत कुछ कर रहे हैं शिवाजी। अब देखो इन्होंने अपने ही काल में 8 बड़ी बड़ी पोस्ट बनाई थी, जिनको बोला जाता है अष्टप्रधान। क्या बोला जाता है जी, अष्टप्रधान। शिवाजी ने अपने ही काल में 8 बड़ी बड़ी पोस्ट बनाई थी, जिसको क्या बोला गया था, अष्टप्रधान। इन अष्टप्रधान में अगर सबसे महत्वपूर्ण किसी का पद हुआ करता था तो वो होते थे पेशवा। कि इन केस किसी समय अगर शिवाजी छत्रपति महाराज नहीं होंगे तो उस समय कार्यकारी जो राजा होगा, जो सारे भार को संभालेगा, कौन संभालेगा, तो उस समय जिम्मेदारी दी जाती थी पेशवाओं को, कि इन केस अगर छत्रपति अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी युद्ध में जा रखे हैं, तो उस समय साम्राज्य का पालन पोषण करेंगे पेशवा। और पेशवा उस समय बोला जाता था वित्त मंत्री के, जो एक तरीके से वित्त विभाग का जो अध्यक्ष हुआ करता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष हुआ करता था, वो होता था पेशवा।
लेकिन शिवाजी क्योंकि खुद अपने में वन मैन आर्मी थे, तो इन अष्ट प्रधानों का शिवाजी के सामने कोई खास महत्व नहीं था, क्योंकि शिवाजी अपने आप सारी चीजें करना जानते थे। लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जितने भी ये छत्रपति थे ये बैकफुट पे जाने लगे और पेशवाओं की पावर बढ़ने लगी, और करते 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 छत्रपति नीचे चले गए और पेशवा आगे बढ़ गए, और ये पेशवाओं ने छत्रपति को डोमिनेट कर दिया। और इन्हीं पेशवा में एक महान पेशवा और बाजीराव, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने, अगर आपको कोई प्रशासनिक इकाई इनकी पूछने लगे तो शिवाजी ने 8 बड़े बड़े पोस्ट बनाई थी, जिसको बोला गया अष्टप्रधान, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद किसे दिया गया था जी? पेशवाओं को। ठीक है, अब देखो शिवाजी महाराज ने अपने समय का सबसे आखिरी युद्ध लड़ा था 1679 में कर्नाटक में। कहां पर युद्ध लड़ा था अपने जीवन का आखिरी युद्ध? कर्नाटक में। इस कर्नाटक के युद्ध में लड़ने का एक कारण था। देखो कर्नाटक से नीचे आप अगर मैप में देखेंगे तो आज क्या पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में उन दिनों चल रही थी कुतुबशाही, ठीक है, और कर्नाटक वाले एरिया में बैठे थे उन दिनों बीजापुर वाले, और बीजापुर का दबा के मराठाओं से पंगा रहा है शिवाजी के काल में। तो होता क्या है, ये सबसे पहले शिवाजी कर्नाटक से नीचे तमिलनाडु जाते हैं और कुतुबशाही से जाके संबंध कर लेते हैं कि आप और हम मराठे और कुतुबशाही दोनों मिलकर बीजापुर को मारेंगे। देखो क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये देखो मैप से समझो। यहां ही मराठे बैठे हैं और यहां कुतुबशाही, बीच में है बीजापुर। मराठे और ये कुतुबशाही आपस में संबंध कर लेते हैं और इस पर आक्रमण कर देते हैं कि हम दोनों मिलकर इसको मारेंगे, कर्नाटक वाले एरिया को। तो कुतुबशाही, ठीक है जी, क्योंकि उन दिनों मराठे बड़े आगे बढ़ रहे थे, तो कुतुबशाही की हिम्मत नहीं थी कि शिवाजी के ऑर्डर को ठुकरा दें, और कुतुबशाही जानते थे कि किसी तरीके से अगर मराठाओं से गठबंधन बन जाता है तो हम भी पावरफुल रहेंगे, ये हमसे आक्रमण करने से पहले हम पर 20 बार सोचेंगे, क्योंकि हमारा गठबंधन किससे बना हुआ है? मराठाओं से। तो इसलिए कुतुबशाही ने भी इनसे कर ली, और कुतुबशाही ने जब गठबंधन बनाया तो फौज दुनिया भर की थी, बहुत सारी संधि हुई कि जितना हम धन लूटा करेंगे उसका आधा आधा बंटवारा कर लिया करेंगे। कुतुबशाही ने बिना सोचे समझे अपनी भरपूर आर्मी की सहायता करी शिवाजी को। एंड में जाके शिवाजी ने बेचारे कुतुबशाही के साथ ही धोखा कर दिया, सारी धन दौलत लूट ली। हस्ताक्षर हुए थे, एग्रीमेंट ये हुआ था भैया, शर्ती समझौता ये हुआ था कि जितनी भी लूट होगी उसका आधा आधा हम रखेंगे। शिवाजी ने सारी की सारी लूट रख ली, कुतुबशाही को दी नहीं, तो यहां पर इनके रिलेशन बिगड़ गए थे। लेकिन कुतुबशाही चाह के भी शिवाजी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, और आखिरी युद्ध शिवाजी ने अपने जीवन काल का 1679 में कर्नाटक से लड़ा। ठीक है जी, अब करते 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 1680 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु। तो 1630 से 1680 तक इनका जीवन काल रहा। इस बीच देखो इन्होंने बड़ा काम क्या किया, इनके 2 तरीके के टैक्स हुआ करते थे। ये 2 तरीके से क्या लिया करते थे? टैक्स। एक टैक्स हुआ करता था सरदेशमुख, एक टैक्स को क्या बोलते थे? सरदेशमुख, और दूसरे टैक्स को बोलते थे हम चौथ। ये 2 तरीके के टैक्स लिया करते थे। सरदेशमुख टैक्स वो टैक्स हुआ करता था जो जीते हुए एरिया पर होता था, जीते हुए एरिया पर, जीते हुए एरिया पर। देखो शिवाजी जाते थे, किसी भी जगह पर अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद वहां के राजा को भगा दिया। अब उस एरिया के राजा कौन हो गए? शिवाजी। अब सालाना या महीने का जो भी टैक्स आया करता था, अब वो उसके राजा के पास ना आकर के मराठाओं के पास आने लगा, शिवाजी के पास आने लगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने वहां के राजा को हरा दिया है, तो वो अब उस साम्राज्य के राजा आप है, तो टैक्स भी आप कलेक्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन एक ये जबरन टैक्स लेने लगे, चौथ टैक्स उन एरिया से लिया जाता था जहां पर मराठों का अधिकार था ही नहीं। लेकिन उन दिनों क्योंकि मराठे बड़े पावरफुल थे, तो जबरन चौथ वहां जाकर, चौथ वो टैक्स हुआ करता था जहां पर राजा बैठा है, वहां पर मराठाओं का बिल्कुल अधिकार नहीं है, लेकिन टैक्स कौन ले रहे हैं? मराठा। ये चौथ जो है सबसे बड़ा कारण बना था इनके मराठाओं के पतन का। भाई आप दूसरे के क्षेत्र में जाकर टैक्स कैसे ले लेंगे? सिर्फ इसलिए कि आप पावरफुल हैं? वो कब तक आपको टैक्स देगा? एक समय ऐसा आएगा कि आप तो सारे साम्राज्य से टैक्स चौथ लिए जा रहे हैं, सारे राजा आपस में मिलेंगे और एक समय बाद आप पर क्या कर देंगे? अटैक। यही हुआ था, चौथ लेने के चक्कर में अफगानिस्तान पहुंच गए थे, और अफगानिस्तान में इनको ऐसी मार लगी थी, बाद में जाके आएगा वो अहमद शाह अब्दाली की, मराठाओं को डुबा के चला जाएगा। तो 2 तरीके के इनके समय टैक्स लिए जाते थे, एक होता था सरदेशमुखी और दूसरा हुआ करता था चौथ। सरदेशमुख टैक्स वो होता था जो जीते हुए एरिया पर लगा करता था, चौथ वो हुआ करता था जो इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, उन पर कौन सा टैक्स लिया करता था? चौथ। ठीक है जी। इन्होंने एक अच्छी चीज करी थी, क्या? कि इन्होंने नेवी का निर्माण किया।
किसका निर्माण किया जी? नेवी का। और इन्होंने 200 जहाज खरीदे थे पुर्तगालियों से, क्योंकि उन दिनों पुर्तगाली तो भारत में बड़े अच्छा अपना वर्चस्व जमा चुके थे और यूरोपियन बोट, शिप, वेपन्स बड़े मॉडर्न हुआ करते थे। तो शिवाजी ने अपनी और ज्यादा मजबूत पकड़ बनाने के लिए इन पुर्तगालियों से 200 जहाज खरीदे और समुद्र पर अपनी पकड़ बनाने के लिए नेवी का निर्माण किया। कई बार पूछा जाता है कौन से ऐसे मराठा सरदार थे जिन्होंने सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, उन्होंने पुर्तगालियों से 200 जहाज खरीदी, तोपें खरीदी उन्होंने अपनी सेना की मजबूती बढ़ाने के लिए, मराठा साम्राज्य की मजबूतीकरण करने के लिए उन्होंने पुर्तगालियों से तोप खरीदी, सो दैट अगर और कोई राजा मुगल हम पर आक्रमण करते हैं तो हम आसानी से तोप के थ्रू उनको हरा सकें। अब देखो शिवाजी इतनी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन औरंगजेब के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह थी कि अभी तक औरंगजेब शिवाजी को सिर्फ एक समझ रहा था, भूमिया। भूमिया बोल देते हैं जो किसान से बड़ा भूमिकार होता है। मतलब वो अभी शिवाजी का कंपैरिजन एक किसान से ही कर रहा है। उसको क्या लग रहा है कि यहाँ छोटे छोटे 2-4 एरिया जीत लिए तो कौन सा ये मुगल बादशाह को टक्कर दे देगा। औरंगजेब हमेशा यही सोचता रहा कि वो जड़ से मिटाकर ही रहेगा स्वतंत्र मराठा साम्राज्य को। आप कैसे किसी को जड़ से मिटा सकते हैं? और एक ऐसी शक्ति जो अपने पीक पर है, अगर इस समय औरंगजेब जाके मराठाओं से समझौते कर लेता तो ना ही मुगलों का इतनी जल्दी पतन होता, मुगलों को ना ही पैसों का इतना घाटा लगता, ना ही अंग्रेज भारत में इतनी पकड़ बनवा पाते और भारत का इतिहास ही कुछ और होता। हमें हमेशा उसको क्रेडिट देना चाहिए जो डिजर्व करता है। औरंगजेब इस बात को नहीं समझ पाया। वो अपने अहम में इतना ज्यादा चकनाचूर था, अपने ऊपर उसको इतना घमंड था कि अपने सामने उसने किसी को कोई शक्ति समझा ही नहीं। शिवाजी को बिल्कुल एक किसान के बराबर मान के चलता था और उसी शिवाजी ने देखो उसका सूरत 2 बार लूटा, कुछ नहीं कर पाया। वो उसके द्वारा भेजे गए सारे शाइस्ता खान को मारा, अंगूठा काट के भाग गए थे शिवाजी। लेकिन फाइनली क्योंकि शिवाजी का जीवन बड़े संघर्ष में रहा, वो अपने पूरे 50 साल इधर से उधर भागते रहे। युद्ध के कारण उन्होंने ट्रेवलिंग बहुत करी और सारी ट्रेवलिंग हुई थी घोड़ों पर। तो इतनी ट्रेवलिंग करी उतनी कि 50 साल की उम्र